रेडी। हेलो एवरीवन, आज मैं तुम लोगों का द लिविंग वर्ल्ड यानी जीव जगत जीवों का संसार, जिन्हें जीवों का संसार भी कहते हैं, आज उसके बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे। टू टुडे नाउ द न्यू टॉपिक्स ऑफ द लिविंग वर्ल्ड्स फॉर क्लास 11 यानी कि 11 के बच्चों के लिए। जो 11 का फर्स्ट चैप्टर, सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि जो हमारा एनसीईआरटी पैटर्न्स पे हमारा जो मतलब चैप्टर्स आधारित है हमारे टेक्स्ट बुक में, वो यूनिट फर्स्ट का प्रथम चैप्टर्स 8 का जो निर्धारित किया गया है वो है जीव जगत अर्थात द लिविंग वर्ल्ड। अर्थात सबसे पहले आपका जो चैप्टर से स्टार्टिंग में पहले यूनिट का पहला चैप्टर जो होता है सजीव जगत जिसे कहते हैं, कि हमारे जीवों का जो संसार होता है उन्हीं के बारे में उन चीज़ों को बताया गया है। तो सबसे पहले कि सजीव होते क्या हैं, हम लोग जानते हैं कि सजीव प्राणी क्या होते हैं, कैसे हम लोग सजीव की पहचान करते हैं, कैसे मतलब है कि मतलब ये प्राणी सजीव है, ये चीज़ें निर्जीव हैं। तो मतलब सजीव में हम लोग जैसे कहते हैं कि आप लोग गांव में कहते हैं कि मतलब सजीव में जो जान पाई जाती है वो सजीव है, जिनमें जान नहीं पाई जाती वो निर्जीव है। लेकिन क्या है कि मतलब ये चीज़ें जो होता है साइंस नहीं मानता। साइंस के कुछ अपने उसको बोलते हैं, कुछ कैरेक्टर्स होते हैं, कुछ लक्षण होते हैं, उन्हीं लक्षणों के अनुसार या जीवों के कुछ फ्यूचर्स होते हैं, उन्हीं फ्यूचर्स के अनुसार वह उनके सजीव होने को या उनके सजीव होने का निर्धारण करता है। जैसे अगर देखते हैं कि बायोलॉजी के अंतर्गत हम जीवों को तथा पेड़ पौधों का सजीवों वस्तुओं का अध्ययन किया जाता है, जिसका मतलब सबसे पहले हम लोग देखें कि लिविंग वर्ल्ड क्या होता है। तो सबसे पहले उसको जानने के लिए हम लोग बायोलॉजी को जानते हैं कि बायोलॉजी क्या होता है। ठीक है, बायोलॉजी या विज्ञान के अंतर्गत वह शाखा जिसके अंतर्गत हम पेड़ पौधे तथा जंतुओं का अध्ययन करते हैं उसे बायोलॉजी कहते हैं। या द ब्रांच ऑफ साइंस व्हिच इज द स्टडी ऑफ एनिमल्स एंड प्लांट्स आर कॉल्ड एज बायोलॉजी। जैसे बायोलॉजी को अगर देखा जाए तो बायोलॉजी दो ग्रीक शब्दों से मिलकर बनी हुई होती है, जिसका पहला शब्द होता है, जिसका शब्द विक्षेप हम लोग करेंगे। शब्द विक्षेप में पहला शब्द जो होता है बायोज। बायोज का मतलब होता है जीव अर्थात लिविंग सजीव, और लॉमास का मतलब होता है स्टडी अर्थात उन सजीव वस्तुओं या उन सजीव प्राणियों के बारे में जो हम अध्ययन करते हैं, उनके फ्यूचर्स या उनके बारे में, या उनके चाहे वो बाह्य फ्यूचर्स हो चाहे आंतरिक फ्यूचर्स हो, उनके चीज़ों या उनके सभी मतलब लक्षणों को अध्ययन करने पे जो हमें दिखाई देते हैं या जो हमें प्रभावित होते हैं वो लिविंग हिस्ट्री अर्थात बायोलॉजी कहलाते हैं। तो ये बायो होता है। तो इस तरीके से हम लोग देखते हैं कि मतलब ये बायोलॉजी या लिविंग वर्ल्ड जो होता है तो कहानियों पे आधारित होता है। अर्थात सजीव प्राणी जो होते हैं हमारे जगत में, हम लोग देखते हैं कि कई प्रकार के सजीव प्राणी जो होते हैं हमारे जगत में पाए जाते हैं, जो पानी में रहते हैं, कुछ वायु में रहते हैं, कुछ थल में रहते हैं, लेकिन उनका आकार, उनका रहन सहन या उनका भोजन जो होता है वो अलग अलग प्रकार का होता है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि मतलब पृथ्वी पर जो प्राणी होते हैं, पृथ्वी पर वो सभी चीज़ें होती हैं, पेड़ पौधे, जो जल भी होता है, जलीय प्राणी भी होते हैं, वो कहीं ना कहीं पृथ्वी से उनका उत्पत्ति होता है। तो सबसे पहले देखते हैं कि लोग हमारे द स्टोरी ऑफ लाइफ ऑन अर्थ अर्थात हमारे पृथ्वी पर जीवों की जो उत्पत्ति हुई या जीवों की जो कहानियाँ, हमारे जीवन की जो कहानियाँ हैं वो किस तरीके से मतलब हमारे पृथ्वी पर उनकी उत्पत्ति हुई है, अर्थात जीवों की उत्पत्ति हुई है। तो वो कहानी ये दर्शाता है कि मतलब कैसे ही मतलब प्राणियाँ जो होती हैं वो हमारे पृथ्वी पर कैसे जीवित रहती है, कैसे वो सजीव हैं, कैसे निर्जीव हैं। और दूसरा जो होता है स्टोरी ऑफ एवोल्यूशन एंड लिविंग ऑर्गेनिज्म ऑन अर्थ। इसका मतलब ये होता है कि बहुत सारी ऐसी पुराने जो जंतु होते थे, बहुत सारे मतलब बहुत वर्ष पूर्व पहले, मतलब बहुत साल पहले या बहुत समय पहले हम लोग देखते थे कि हमारे संसार में कुछ जीव ऐसे होते हैं जिनकी मतलब देखा जाए तो आज उत्पत्ति उनकी अच्छा वो जीव आज दिखाई नहीं देते हैं। जैसे देखा जाता है डायनासोर, उसकी उत्पत्ति अगर देखा जाता है तो मतलब वो हमारे पृथ्वी पर नहीं दिखाई देती, वो जंतु पाया नहीं जाता था। लेकिन हमारे पूर्वजों का कहना है, वैज्ञानिकों का मानना है कि डायनासोर होता था, उसका आकार इस तरीके से होता था, वो ऐसे रहता था, कहाँ रहता था, तो इस तरीके से उसके बारे में डिस्कस किया गया है। तो उन्हीं जीवों के माध्यम से जो विलुप्त हो गए हैं, उन्हीं
उन्हीं जीवों के माध्यम से उन्हीं के आकार के जो नए जीव दिखाई देते हैं या नए जो दिखाई देते हैं वो आपका एवोल्यूशन अर्थात अपने जीवन में सतत परिवर्तन करके उसके जैसा ही दिखाई देना जो होता है वो एवोल्यूशन के कारण होता है। तो इस तरीके से पुरानी जातियों से नई जातियों की उत्पत्ति जो होती है वो आपका क्या होता है, एवोल्यूशन अर्थात नए पुरानी जीवों से नई जीवों की उत्पत्ति होना। तो इस तरीके से ये दो कहानियों में निर्भर होता है। तो ये आपका ये सजीव कहलाता है। तो सबसे पहले बायोलॉजी में किसी भी जंतु को, दो जंतु होते हैं या सजीव जो होते हैं उनका निर्धारण जो होता है किन लक्षणों के आधार पर किया जाता है। कैसे हम मान लेते हैं कि ये सजीव है, तो वो जो होते हैं उनके फ्यूचर्स भी डिसाइड करता है, उनके कैरेक्टर्स भी डिसाइड करता है। जैसे फ्यूचर्स ऑफ लिविंग पॉइंट, ठीक है, अर्थात जीवों के लक्षण, उनके लक्षणों के आधार पे हम ये कह सकते हैं कि ये सजीव है और ये निर्जीव है। जिसमें से पहला लक्षण जो आपका है ग्रोथ, दूसरा लक्षण जो होता है रिप्रोडक्शन, जिसकी हिंदी होती है रिप्रोडक्शन होता है जन्म, और तीसरा जो आपका है, तीसरा बिंदु जो है वो आपका सेंसिटिविटी, अर्थात जिसका होता है संवेदनशील प्राणी, संवेदनशीलता। और तीसरा अगर देखा जाए सेल स्ट्रक्चर्स, कोशिकीय संरचना। कोशिकीय संरचना। और पांचवा जो अगर देखा जाता है रिस्पायरेशंस, रिस्पायरेशंस होता है श्वसन। और छठवां अगर देखते हैं न्यूट्रिशन मतलब पोषण, और सातवां एक्सक्रीशन यानी उत्सर्जन। ये आपके फ्यूचर्स ऑफ लिविंग वर्ल्ड अर्थात जीव जगत के लक्षण होते हैं, सजीवों के लक्षण होते हैं, जिनके आधार पर हम लोग ये मानते हैं कि ये सजीव प्राणी है। जिसमें से पहला, और भी इसके साथ साथ कई लक्षण होते हैं, बहुत सारे लक्षण होते हैं जिनके आधार पर हम लोग देखते हैं। जैसे गति करना, अर्थात बहुत सारे सजीव प्राणी जो होते हैं वो गति करते हैं, ठीक है। निर्जीव जो होता है एक स्थान पे मतलब आश्रित होता है, पड़े रहता है। तो इस तरीके से जो मेन लक्षण है सजीवों के, उन्हीं के आधार पर हम उनके जगत की पहचान कर सकते हैं। अर्थात जो लिविंग हमारा वर्ल्ड होता है, अर्थात सजीवों का जो संसार होता है, जीवों का जो संसार होता है, तो हम इन्हीं लक्षणों के आधार पे हम उनको ये डिसाइड कर सकते हैं कि वो सजीव प्राणी होते हैं। तो जिसमें से पहला लक्षण हम लोग बताएंगे ग्रोथ, अर्थात वृद्धि करना। तो हम लोग देखते हैं कि जितने भी हमारे आसपास पास पड़ोस में हमारे पर्यावरण में जितने भी पौधे होते हैं या जितने भी जंतु होते हैं, उन जंतुओं को हम लोग देखते हैं, चाहे वो हमारे आसपास हो या जंगलों में हो या जलीय हो या जो हमको नहीं दिखाई देती है वह जंतु हो, तो कहीं ना कहीं वह अपने जीवन में या अपने लाइफ में ग्रोथ करता रहता है, ग्रोथ करता रहता है। जैसे हम लोग देखते हैं कि पेड़ पौधे जो होते हैं उनमें मतलब वृद्धि जो होती है वो अनिश्चित होती है, अर्थात वो हमेशा वृद्धि भी करते रहते हैं। जंतु जो होता है वो उसमें निर्धारित होती है। तो इसी तरीके से ये आपका ग्रोथ जो होता है, ये ग्रोथ वह प्रक्रिया होती है जिसमें जीव जो होता है एक निश्चित वृद्धि करके, या पेड़ पौधे जो होते हैं निश्चित वृद्धि करके अपने द्रव्यमान में या अपने भार में परिवर्तन करते हैं या अपनी संख्या में परिवर्तन करते हैं। द नंबर्स ऑफ ऑर्गेनिज्म इन इंक्रीजिंग पॉइंट, अर्थात मतलब अपनी संख्या में बढ़ोतरी करना या अपने भार में, अपने बॉडी के भार में परिवर्तन करना जो होता है, या उनके बॉडी में जो वृद्धि होती है या उनके बॉडी में जो मोटाई हो गई या वृद्धि करना, या ये जो चीज़ें होती हैं उनकी बॉडी में बार बार लगातार होती रहती है, अर्थात एक सतत प्रक्रिया होती है। जिससे कारण क्या होती है कि हम ग्रोथ को उसके बॉडी में वृद्धि या उसकी बॉडी में जो परिवर्तन होता है वृद्धि के आधार पे, वो आपका ग्रोथ कहलाता है। तो ये ग्रोथ जो होती है इंक्रीजिंग मास, अर्थात अपने भार में वृद्धि करना, तथा इंक्रीजिंग नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म, अर्थात अपने जैसे जीवों की संख्या में वृद्धि करना, वह आपका ग्रोथ कहलाता है। ये आपका ग्रोथ होता है। कुछ निर्जीव प्राणी जो होते हैं या कुछ जो हमारे प्रकृति के द्वारा बनाई गई चीजें होती है वो निर्जीव होते हैं, लेकिन वो भी वृद्धि करते हैं निर्जीव वस्तु में, लेकिन उनको हम सजीव नहीं मान सकते। जैसे हम लोग देखते हैं कि जो रॉक होता है, पर्वत जो होता है, उसकी चट्टानें जो होते हैं ऐसे ऐसे होती है, उसकी चट्टानें ऐसे बार बार
बढ़ती चली जाती है, अर्थात हमेशा वृद्धि करती जाती है। जैसे देखते हैं कि मतलब हमेशा हिमालय पर्वत को देखा, जैसे सबसे ऊंची चोटी जो है वहाँ की जो है उस पर अगर देखा जाए तो हर साल उसकी वृद्धि जो होती है कहीं ना कहीं मतलब होती रहती है। 8,848 था, 50 माना जाता है, जो सब भारत की सबसे ऊंची चोटी मानी जाती है विश्व की। तो आपका इस तरीके से रॉक जो होता है हमेशा ये बढ़ता रहता है, लेकिन ये क्या होता है, इसमें इंटरनल वृद्धि होती है, इंटरनल वृद्धि होता है, अर्थात बाहर ग्रोथ होता है। क्यों? क्योंकि मतलब क्या होता है कि ये जो वृद्धि होती है वो कहीं ना कहीं मानसून के कारण या हवाओं के कारण ये जो धूल कण होते हैं उनके बॉडी सर्कल से जाके अटैच हो जाती है। अटैच होने के पश्चात क्या होता है कि इनका जो बाहरी लेयर्स होता है, इनकी जो परत होती है वो धीरे धीरे कुछ जमाव के कारण या धूल कणों के जमाव के कारण ये बढ़ता ऊपर की तरफ चला जाता है, अर्थात एक लेयर से दूसरे लेयर, तीसरे लेयर, चौथे लेयर, इस तरीके से मतलब वो कई लेयर का निर्माण कर देता है और वह लेयर जो होता है ऊंचाई तक चली जाती है। तो इसका मतलब ये नहीं होता है कि मतलब ये भी सजीव हो गया, ये निर्जीव होता है। क्यों? क्योंकि इनमें ग्रोथ होता ही है, लेकिन अन्य सभी क्रियाएं नहीं होती है, जैसे रिप्रोडक्शन, श्वसन, प्रजनन इत्यादि ये सब क्रियाएं नहीं होती है। तो ये आपका ये हो जाता है। सजीवों में देखते हैं कि मतलब ये सजीव जो होते हैं इसमें इंटरनल ग्रोथ होता है, अर्थात आंतरिक होती है, जैसे हमारे बॉडी का पेट, जैसे हम लोग बच्चों में देखते हैं कि जो किडनी होती है उसमें अगर देखा जाता है, या हार्ट किडनी जो होती है 250 ग्राम मतलब माना जाता है, या जो भी मतलब 300 ग्राम के बीच, छोटे बच्चों में जो होता है कुछ कम होता है, लेकिन जैसे जैसे मतलब वो एडल्ट स्टेज पे जाता है उसके भार के साथ साथ जो उसके इंटरनल अंग होते हैं वो भी ग्रोथ करते रहते हैं। तो ये आपका इंटरनल ग्रोथ के कारण उसकी बॉडी में वृद्धि होती है। तो ये आपका ग्रोथ के बारे में हो जाता है। तीसरा जो होता है दूसरा रिप्रोडक्शन, जन्म। किसी भी जीव को जन्म क्या होता है? किसी भी जीव को अपने वंश को चलाने के लिए अपने जैसे जीवों की उत्पत्ति करना जन्म कहलाता है, अर्थात अपने वंश को बनाए रखना या अपने जीवों की परंपरा को बनाए रखना या अपने जीवों की स्थिति को बनाए रखना, वो आपका क्या कहलाता है? रिप्रोडक्शन। अर्थात रिप्रोडक्शन के अंतर्गत कोई भी प्राणी जो होता है अपने जीवन काल में ये जन्म की क्रिया करता रहता है ताकि उसका संसार क्या रहे? सुरक्षित रहे, अर्थात वो इस पृथ्वी पर उनके जीव का संसार या उनके जीव की उत्पत्ति बनी रहे, आपका रिप्रोडक्शन कहलाता है। तो इस तरीके से रिप्रोडक्शन में हम देखते हैं कि बहुत सारे जंतु जो होते हैं तो कई प्रकार के रिप्रोडक्शन करते हैं। जैसे 3 प्रकार का होता है, लैंगिक, अलैंगिक, वर्धी। तो वर्धी जन्म जो होता है वो पौधों में होता है, लेकिन लैंगिक और अलैंगिक जन्म हम लोग देखते हैं, इससे पहले वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं लैंगिक और लैंगिक जन्म के बारे में, उसमें बताया गया है। तो इस तरीके से लैंगिक जन्म करते हैं, अलैंगिक। लेकिन कुछ प्राणी ऐसे होते हैं जो अपने सेल के माध्यम से वृद्धि करते हैं, सेल डिवीजन क्रिया के माध्यम से वृद्धि करते हैं, या सेल डिवीजन के कारण जब कोशिका विभाजन क्रिया होती है तो एक सेल से 2 सेल का निर्माण होता है। जैसे मतलब कोई सेल से ऐसे इसका ये न्यूक्लियस है और ये सेल जब ग्रोथ करता है, एडल्ट हो जाता था, जन्म लेने लायक हो जाता है, तो सेल डिवीजन के माध्यम से ये 2 सेलों में कन्वर्ट हो जाता है, ये छोटे सेल में कन्वर्ट हो जाता है। तो इस तरीके से ये जो होती है ये धीरे धीरे जब इसको बाहर से न्यूट्रिशन मिलता है तो ये जो होता है अपने भार में अपनी लंबाई में ग्रोथ करता है, अपने भार में मतलब ये जो होता है अपने एडल्ट स्टेज की ओर ग्रोथ करता है, जिससे गाड़ी नए जीव का रूप ले लेता है। तो इस तरीके से कुछ जो होते हैं सेल डिवीजन के माध्यम से करते हैं, कुछ जो होते हैं लैंगिक जन्म अर्थात मतलब 2 जीवों के मेल से करते हैं या 2 जीवों की भागीदारी से होता है, कुछ जो होते हैं एक ही जीव की भागीदारी से होते हैं। तो इस तरीके से ये जन्म जो होती है कि जब किसी प्राणी में अपने जैसे जीवों की उत्पत्ति करने की क्षमता होती है तो वह जो होता है लिविंग अर्थात सजीव कहलाता है। जीव जगत का सजीव प्राणी अर्थात सजीव जगत किसे कहते हैं, लिविंग वर्ड, वो सजीव कहलाता है। ठीक है। तीसरा जो होता है सेंसिटिविटी, संवेदनशीलता। संवेदनशीलता क्या होता है कि जब कोई जंतु या जब बाह्य पर्यावरण के अंतर्गत या बाह्य पर्यावरण में होने वाली घटनाओं के प्रति जब कोई जंतु उसके प्रति सचेत होता है या उसके प्रति जागरूक होता है या उसके बॉडी में कोई मतलब बाह्य पर्यावरण के द्वारा उसके बॉडी में कोई हलचल होती है, कोई स्पर्शन होती है, तो उस प्रकार की क्रिया को हम लोग संवेदनशीलता कहते हैं। जैसे हम लोग देखते हैं
कि कोई चीज़ हमें काट लेता है, चाहे मच्छर काट ले या मक्खी हमारे बॉडी पे बैठ जाए या कोई जंतु छोटा सा उड़कर हमारे बॉडी में बैठ जाता है, तो कहीं ना कहीं मतलब जैसे वो बैठता है और अपनी क्रिया स्टार्ट करता है, जैसे हमको तुरंत पता चल जाता है। क्यों? क्योंकि मतलब त्वचा जो हमारा होता है वो संवेदनशील संघ होता है। हमारे बॉडी कई सारे अंग जो होते हैं वो संवेदनशील होते हैं, जिनके कारण हम कोई चीज़ हमें स्पर्श करता है या कोई मारता हो या कोई पिन चुभाता हो, तो इस तरीके से हमारी बॉडी जो होती है उसके प्रति संवेदनशील हो जाती है और हमें यह आभास हो जाता है कि कोई बाह्य क्रिया हमारे बॉडी में हो रही है। तो इस तरीके से संवेदनशीलता जो होती है, जब किसी जीव में संवेदनशील की क्रिया होती है तो वह जीव जो होता है अर्थात वह वस्तु जो होता है वह सजीव प्राणी के अंतर्गत होता है, अर्थात उसमें सजीव के लक्षण जो होते हैं वह पाए जाते हैं। तो यहाँ का ये सेंसिटिविटी होता है जिसके अंतर्गत ये क्रियाएं जो होती है पाई जाती है। पेड़ पौधों में भी ऐसी क्रियाएं होती हैं। पेड़ पौधे जो होती हैं वो भी बाह्य पर्यावरण के प्रति या बाह्य उद्दीपन के प्रति सेंसिटिव होते हैं। जो बाह्य उद्दीपन होते हैं जैसे बादलों के प्रति या मौसम में जो घटनाएं होने होती है, या जैसे मतलब लोग देखते हैं कि कुछ पौधे ऐसे होते हैं जो सूर्य की प्रकाश की अनुपस्थिति में अपने भोजन का निर्माण नहीं कर पाते हैं। जैसे सूर्य नहीं मिलेगा, सूर्य नहीं दिखेगा तो अपने भोजन का निर्माण नहीं कर पाते हैं। तो कहीं ना कहीं हमारे वातावरण में जो फैक्टर्स होते हैं, जो कारक होते हैं, जिनके पर उनको सेंसिटिव होना रहता है, वो कहीं ना कहीं मतलब वो रहते हैं। तो आपका ये संवेदनशीलता होता है, जैसे पेड़ जो होता है सूर्य के प्रति संवेदनशील होता है, जल के प्रति संवेदनशील होता है, ठीक है। उनको ये चीज़ें नहीं मिलती हैं तो धीरे धीरे मतलब मुरझाने या मतलब धीरे धीरे मरने के कगार पे आ जाते हैं। तो ये आपकी संवेदनशीलता के प्रति ये सभी घटनाएं जो होती है वो होती रहती हैं। चौथा जो है सेल स्ट्रक्चर्स, कोशिका की संरचना। कोशिका की संरचना हम लोग देखते हैं बहुत सारे ऐसे प्राणी होते हैं, कुछ प्राणी ऐसे होते हैं जो एक कोशिका से मिलकर बने होते हैं और कुछ प्राणी जो होते हैं वो बहु कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं। जैसे हम लोग देखते हैं कोशिकीय प्राणी में आपका अमीबा आ जाता है, कैल्शियम आ गया, यूरिना आ गया, या ये जो प्राणी होते हैं वो एक कोशिकीय होते हैं, अर्थात उनके बॉडी की संरचना जो होती है वो एक कोशिका से मिलकर बनी होती है। कहने का मतलब ये है कि किसी भी प्राणी का शरीर जो होता है वो कोशिका से ही बना हो, अर्थात कोशिका से मिलकर बना हो, चाहे वो एक कोशिका से बना हो चाहे कई कोशिकाओं से मिलकर बना हो। अर्थात उसके बॉडी में अगर कोशिकाएं पाई जाती हैं तो वो कहीं ना कहीं लिविंग वर्ड्स के अंतर्गत, अर्थात उसके जो सजीव के लक्षण होते हैं वो लक्षण उनमें पाए जाते हैं। तो ये आपका जो होता है उसे स्ट्रक्चर्स होता है, उसकी संरचना होती है, जिसके अंतर्गत क्या होता है कि मतलब सजीव जो होती है अपने आकार या अपने भार में वृद्धि करता है। जैसे सेल डिविजन होता है, 1 सेल से 2, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16, 16 से 64, इस तरीके से मतलब जो होते हैं वो बनते चले जाते हैं। तो ये कहीं ना कहीं मतलब जो होती है ये भी एक सजीव प्राणी के लक्षण के अंतर्गत आता है ना। उसके बाद रिस्पायरेशन, श्वसन। इसमें श्वसन से अगर देखते हैं कि जितने भी जीवधारी प्राणी होते हैं, जितने भी हमारे वर्ल्ड में, हमारे संसार में सजीव वस्तुएं होती है या सजीव प्राणी जो होते हैं वो कहीं ना कहीं मतलब सांस लेने की प्रक्रिया पे या श्वसन की क्रिया करते हैं, ठीक है। अर्थात कार्बन डाइऑक्साइड से ऑक्सीजन को लेते हैं, फिर मतलब वातावरण से ऑक्सीजन को लेते हैं, फिर कार्बन डाइऑक्साइड को मुक्त कर देते हैं। तो इस तरीके से रिस्पायरेशन जो होता है वो सजीवों में ही पाया जाता है, निर्जीव वस्तुओं में नहीं पाया जाता है। जैसे निर्जीव बहुत सारे आसपास हमारे होते हैं वो सांस लेते नहीं लेते हैं। तो इस तरीके से वो एक लक्षण हो जाते हैं सजीवों के, जो श्वसन की क्रिया पे डिपेंड करता है। अगर हम लोग देखते हैं कि मतलब सजीव वस्तु या हम ही लोगों को सांस 5 मिनट के लिए जाती है तो हम लोग एक्सपायर कर जाएंगे। इस तरीके से ये आपका श्वसन जो होता है वो भी एक प्रकार का सजीवों का लक्षण होता है, जिनके आधार पर हम ये डिसाइड कर सकते हैं कि यह सजीव प्राणी है। तो ये आपका रिस्पायरेशन भी हो जाता है। अगला है एक्सक्रीशन, उत्सर्जन, ठीक है। उत्सर्जन क्या होता है? द रिलीजिंग ऑफ एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट, एक्सक्रीटरी मटेरियल्स ऑन आवर बॉडी इज कॉल्ड एज एक्सक्रीशंस। अर्थात उत्सर्जन प्रक्रिया वो प्रक्रिया होती है, उत्सर्जन की प्रक्रिया वो प्रक्रिया होती है जब कोई जल अपने बॉडी से कुछ
कुछ ऐसे पदार्थों को निकाल देता है, जैसे कुछ वेस्ट मटेरियल्स या उत्सर्जित पदार्थों को बाहर निकालने की प्रक्रिया जो होती है उसे उत्सर्जन कहते हैं। ये आप सीधे कह सकते हैं उत्सर्जित पदार्थों को बाहर निकालने की प्रक्रिया को उत्सर्जन कहते हैं। जैसे अगर देखते हैं उत्सर्जित पदार्थ, यहाँ पे पता है उत्सर्जित पदार्थ क्या होता है, स्पिरिटली मटेरियल क्या होता है। तो आपका जैसे बॉडी से क्या बाहर निकलता है, जैसे मल बाहर निकलता है, पेशाब निकलता है, पसीना निकलता है, कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है, इत्यादि बहुत सारी चीजें जो होती है एटीसी, ये कहीं ना कहीं जो हमारे बॉडी से मुक्त रिलीज कर दिया जाता है, हमारे बॉडी से निकल जाता है, वो जितने भी सभी चीजें होती है वो क्या होती है, उत्सर्जित पदार्थ होता है। तो इन उत्सर्जित पदार्थों को बाहर निकालने की प्रोसेस या बाहर निकालने की प्रक्रिया को एक्सक्रीशन कहते हैं, और उत्सर्जित पदार्थ को सजीव प्राणी निकालते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से ये भी लक्षण जो होता है सजीवों के होता है। तो इन्हीं लक्षणों के आधार पर हम लोग सजीवों की तुलना जो होता है करते हैं, अर्थात हमारे लिविंग वर्ड्स में अर्थात जीवों का जो संसार होता है उन्हीं के आधार पर, इन लक्षणों के आधार पर हम सजीव जगत में उन सभी प्राणियों का अध्ययन करते हैं। थैंक यू।